देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। एक अमीटर को कैसे बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से, धारा मापी से, जो आप पढ़ कर आए, चाहे सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करें और चाहे यूज करें बेटा पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का। जरा सा आप ध्यान से देखिएगा इस पूरी हेडिंग को, है तो बहुत इजी, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो न्यूमेरिकल के तौर पर काफी दिक्कत कर देती है ये, और इसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स में जरूर आते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं अमीटर क्या चीज है। अमीटर एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट को सीधे एम्पियर में नाप लेते हैं। अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे करंट को सीधे एम्पियर में नाप लेते हैं। और अगर आप करंट को मिली एम्पियर में नापते हैं तो जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम मिली अमीटर है। यानी कि मिली एम्पियर की कोटि की 10⁻³ एम्प के ऑर्डर के करंट को हम मिली अमीटर से मेजर करते हैं। अब उसके बाद सर अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, एमीटर है क्या चीज। एक्चुअल में अमीटर भी फंडामेंटली इंटरनली अगर स्ट्रक्चर से देखा जाए तो अमीटर भी एक गैल्वेनोमीटर ही है, कुछ अंतर दोनों में खास नहीं है। आधारिक तौर पर, संरचनात्मक तौर पर, स्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाए तो जो एमीटर है जिससे करंट मेजर करते हैं वो भी एक धारामापी ही है, गैल्वेनोमीटर ही है। और जिस सर्किट में हमको करंट मेजर करना होता है उस सर्किट में हम एमीटर को सीरीज में डाल देते हैं, श्रेणी क्रम में डाल देते हैं। अब जो करंट सर्किट में था वो एमीटर से होकर जाएगा और एमीटर उसी करंट को क्या कर देता है बेटा, मेजर कर देता है। और आप अच्छे से जानते हैं एमीटर में भी ऐसे ही एक निडल होती है या फिर एक संकेतक होता है, वो घूम जाता है। और जाहिर सी बात है कि अगर फंडामेंटली एमीटर भी गैल्वेनोमीटर है तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट ज्यादा होगा तो एमीटर में भी रिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो भैया सीधी सी बात यही चीज है कि अगर मान लीजिए ये आपका सर्किट है R1 R2 और इसमें कोई करंट जा रहा है, इसमें सेल लगा हुआ है, हमें करंट मेजर करना है इसी I को। तो I की वैल्यू है कितनी है एक्चुअल में, अगर इसका EMF कैपिटल E है तो E/R1 + R2, ये I की वैल्यू है जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। और इसी सर्किट में अगर मुझे क्या मेजर करना है, करंट मेजर करना है, तो हम एमीटर को इसी सर्किट में लगा देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं एमीटर को। ये अब जो करंट इसमें जा रहा था वो एमीटर से भी जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर क्या कि जब आप एमीटर को लगाते हैं तो इस एमीटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस है। अब इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस चेंज हो गया। अब इस सर्किट का जो नया वाला रेजिस्टेंस है आर नेट वो R1 + R2 + क्या है, RA है। सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। अब करंट की वैल्यू I नहीं रहेगी, I से कुछ कम हो जाएगी, घट करके I' हो जाएगी। वो कितना होगा, ये लो, इतना रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू डिक्रीज कर गई। अब इस सर्किट में वो करंट है ही नहीं है जिसको हमको मेजर करना था, I को मेजर करना था तुमको, जब कुछ नहीं लगा था एमीटर का अपना रेजिस्टेंस है। क्योंकि एमीटर भी फंडामेंटली क्या है, गैल्वेनोमीटर ही है, धारामापी ही है। और उसमें कॉइल लगी होती है अंदर, कॉइल का अपना एक, आपको पता है धारामापी, आप देख कर आ रहे हो पढ़ करके, उसमें अंदर कॉइल लगी है, कॉइल का अपना रेजिस्टेंस होता है। और वही रेजिस्टेंस यहां पर इंक्रीज कर दिया सर्किट के रेजिस्टेंस को। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दिया कि नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई, और नेट रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू डिक्रीज कर गई। तो एमीटर में अब जो करंट जा रहा है फंडामेंटल करंट नहीं है, मेन करंट नहीं है, जो करंट हमको मेजर करना था वो न्यू करंट है। ये दोष हो गया किसमें, एमीटर में हो गया। तो क्यों ये दोष हुआ, क्योंकि एमीटर का अपना रेजिस्टेंस है, इसलिए सारा दोष हुआ। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ना होता तो इस सर्किट में एमीटर को सीरीज में डालने के बाद इसके नेट रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती, नेट रेजिस्टेंस यही बना रहता जो पहले था। लेकिन नया रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज कर गया, RA। यानी एमीटर का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए बेटा वो इतना कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए एमीटर का अपना रेजिस्टेंस कि उसको सर्किट में डालने पर इस सर्किट के नेट करंट में कोई चेंज ना हो, नेट रेजिस्टेंस में कोई चेंज ना हो। एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस इतना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कांड तो वही गया है कि करंट की वैल्यू नेट कम हो गई है, ठीक है ना, और करंट की वैल्यू में कोई कमी आनी नहीं चाहिए थी। एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है I में और किसमें बेटा, I' में क्या क्रिएट हो गया, डिफरेंस। I' की वैल्यू कम है, डेफिनेटली कम है, I से कम है। I' कितना कम है आप निकाल के देख लीजिए। I की वैल्यू जो है E/R1 + R2 माइनस I' की वैल्यू E/R1 + R2 + RA। घटा दीजिए I - I'। अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं सर ऐसे बना लीजिए, R1 + R2 और R1 + R2 एलसीएम ले लिया और प्लस RA। हाँ,
इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका मल्टी ई से कर देंगे, तो ई को ऊपर से कॉमन कर लेंगे, तो ई को ऊपर से कॉमन कर लिया तो इससे ये कट गया, R1 प्लस R2 प्लस RA का मल्टी हो गया 1 से, गुड़े, इससे ये कट गया, बचा R1 प्लस R2, ठीक है ना, बीच में माइनस लगा दीजिए, हो गया। अगर आप देखें तो I माइनस आई डैश इज इक्वल टू ई, तो आपने कॉमन ही ले लिया है, तो क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस RA माइनस R1 माइनस R2 और बटे R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 प्लस RA, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी हमने क्या देखा, हमने देखा सर I माइनस आई डैश इज इक्वल टू क्या, E इंटू RA अपान R1 प्लस R2 इंटू RA। अब प्रॉब्लम क्या है सर ये डिफरेंस नहीं चाहता हूं मैं, कि करंट्स में कोई डिफरेंस ना आए, मैं ऐसा मीटर चाहता हूं कि करंट्स में कोई डिफरेंस ना आए, यानी कि मैं चाहता हूं सर I माइनस आई डैश इज इक्वल टू 0 हो जाए, कि एमीटर जोड़ने के पहले और एमीटर जोड़ने के बाद इस सर्किट की मेन करंट में कोई चेंजिंग ना हो, यानी दोनों में कोई डिफरेंस ना हो, I माइनस आई डैश इज इक्वल टू 0, दोनों में अंतर नहीं है, अंतर कितना है 0 है, मैं ये चाहता हूं। अब क्या चीज देखा हमने कि I माइनस आई डैश इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू थी E इंटू RA, R1 प्लस R2 प्लस RA इज इक्वल टू 0, इसको सबको इधर भेज दो, RA इंटू ई इज इक्वल टू 0, ई को भी इधर ही भेज दो, RA इज इक्वल टू 0। यानी अगर आप चाहते हैं कि I माइनस आई डैश इज इक्वल टू 0, यानी अमीटर को ऐड करने के बाद करंट में कोई क्या ना हो, डिफरेंस ना हो, हम फंडामेंटल करंट मेन करंट को मेजर करें, तो आपका जो एमीटर हो उनका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी एक आइडियल एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। उससे लाभ क्या होगा, अगर एक आइडियल एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस 0 होगा तो आपने जो सर्किट लिया था R1 और क्या बेटा R2, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था पहले, जो इसमें पहले करंट फ्लो हो रहा था I इज इक्वल टू ई अपान R1 प्लस R2, यही मेन करंट इसमें फ्लो हो रहा था। और अगर आपने एक एमीटर जोड़ दिया ये, ठीक है ना, और अगर इनका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 0 है, तो एमीटर जोड़ने के बाद भी, ठीक है ना, चूंकि इनका खुद की वैल्यू 0 है, एमीटर जोड़ने के बाद भी नेट करंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, I की वैल्यू कितनी ही रहेगी, I ही रहेगी। यानी जो न्यू करंट आया एमीटर जोड़ने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं है, ये वही है जो करंट पहले था, चूंकि इनका खुद का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इनको जोड़ने के बाद सर्किट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सर्किट के नेट रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कुल मिलाकर मैं क्या सीख सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि करंट में कोई चेंजिंग ना हो, फंडामेंटल करंट मेन करंट को ही आप मेजर करें, तो आपको एमीटर जो हो, एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस 0 करना चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं हमारे पास, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आदर्श हो, जो 100% सही हो, 100% एक्यूरेट हो, आदर्श कोई नहीं है। देयर इज नथिंग आइडियल इन दिस वर्ल्ड। ये पूरा जो कायनात है ये भी आदर्श नहीं है। आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले की गलती है दुनिया बनाना, लेकिन वो ऊपर वाला है तो उसकी की गई गलती भी इतनी अच्छी हो गई, कितनी अच्छी खासी दुनिया बन गई। इसमें साइंस है, मानवता है, इंसान है, इतनी विविध चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी है, इतनी बड़ी बड़ी प्राकृतिक चीज़ें हैं, अलौकिक चीज़ें हैं, तो ऊपर वाले की गलती भी बहुत ऊपर है, ठीक है ना। तो मतलब एक साइंस की एक थिंकिंग है कि बाई फॉल्ट, क्योंकि गॉड स्टेबल है, अगर वो स्टेबल है तो आखिर उसने दुनिया बनाई क्यों, गलती से बन गई, तो गलती तो उससे भी होती है। तो फिर 100% कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं हो सकती, आइडियल नहीं हो सकती। कोई ऐसा अमीटर नहीं पॉसिबल है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, चूंकि अमीटर भी गैल्वेनोमीटर है, और अगर अमीटर गैल्वेनोमीटर है तो उसमें कॉइल जरूर होगा, और अगर कॉइल होगा तो कॉइल का रेजिस्टेंस होगा, तो अमीटर का रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है। यानी बड़ी दिक्कत हो गई। अब हम क्या करें सर, कम से कम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सर नॉट पॉसिबल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी 0। तब तो बड़ी दिक्कत है। अगर ये रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है, तो डेफिनेटली जो करंट होगा वो एमीटर ऐड करने के बाद चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा आई डैश। तो क्या करें सर, ठीक है 0 नहीं कर सकते तो एक काम करते हैं, R1 और R2 के कंपैरिजन में, R1 और R2 के कंपैरिजन में बड़ा कम हो जाए एमीटर का रेजिस्टेंस, यही हो जाए कम से कम कि जो रेजिस्टेंस इस सर्किट के हैं उस सर्किट के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो किसका, एमीटर का रेजिस्टेंस। हाँ सर ये बात हो सकती है कि सर्किट के कंपैरिजन में एमीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ये हो सकता है। ठीक है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम कैसे करोगे, ये भी बात, जाहिर सी बात है। एमीटर का रेजिस्टेंस कम कैसे करोगे, एमीटर तो एक बड़ी बनाई मशीन है, तो मशीन को तो तुम तोड़ ताड़ के उसके अंदर खोल करके ऐसा तो नहीं उसके तार को छोटा कर दोगे, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। हम कहते हैं हम ही एमीटर हूँ, लेकिन मैं मार्केट से जब तुम मुझे खरीद लाए तो अब तुम चाहे, अब तुमको मुझे यूज करने के लिए मुझे अंदर लगा देना पड़ेगा सीरीज में, चाहे हमारा रेजिस्टेंस कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो करें क्या भाई, क्या कर सकते हैं।
अमीटर का रेजिस्टेंस कम करना है। मान लो अमीटर जो तुम खरीद के लेकर आए उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो अगर तुमने एक ऐसी सर्किट में लगाया जिसका रेजिस्टेंस 10,000 ओम है, तो 10,000 ओम के सर्किट में 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हुआ क्या कि तुम्हारा जो सर्किट है उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, 500 ओम है, और जिस अमीटर को लगाए उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो भैया 10 गुना का अंतर है। तो 50 ओम 500 ओम के आगे जीरो के बराबर नहीं है, 10,000 ओम के आगे तो 50 ओम जीरो है। चला सकते हो, जिस सर्किट में 10,000 ओम हो वहां 50 ओम का एमीटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू लगभग ठीक ठाक रहेगी। लेकिन 500 ओम के सर्किट में 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा देना या एमीटर लगा देना, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता की बात है, बहुत बड़ी फॉल्ट हो जाएगी हमसे। तो करें क्या इस समय हम? तो आप भैया एक काम करिए, कुछ ऐसा करिए कि अमीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाए। अमीटर का रेजिस्टेंस कम कैसे कर सकते हैं? अमीटर तो बनी बनाई मशीन है, उसको पेचकस से खोल करके तो कुछ कर नहीं दोगे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा अमीटर। तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों जो गैल्वेनोमीटर्स थी, पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इन्हीं गैल्वेनोमीटर्स में किसी एक गैल्वेनोमीटर को लेकर के उसी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? अमीटर के फॉर्म में। उसी गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? अमीटर के रूप में। और अमीटर की मांग क्या है, डिमांड क्या है अमीटर की? ये डिमांड है कि उसका रेजिस्टेंस काफी क्या हो, कम हो। तो अभी हम आपको बताते हैं, एक काम करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम गैल्वेनोमीटर को लेकर के उसके रेजिस्टेंस को कम करना चाहेंगे। इसी किलकित कुंडली धारा मापी पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को, जो आपको भी दिखाए थे पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर बेटा, कि ऐसे चुल्ला था, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे कुंडली थी हमारी, और फिर नीचे था, फिर ऐसे ऐसे एक चुल्ला था। देखे थे अभी आप, स्प्रिंग था, देखे थे ना पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, जाके पीछे देख लो। ये जो कुंडली लगी हुई है, ये जो कुंडली बनी हुई है, ठीक है ना, इसी कुंडली के रेजिस्टेंस को हम कम करके, इसी कुंडली के रेजिस्टेंस को कम करके, इसी कॉइल के, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस कम करके हम उसको अमीटर की तरह यूज करेंगे, क्योंकि हमको हर हाल में रेजिस्टेंस कम करना है। तो कैसे कम करोगे? आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर मान लीजिए कि ये कोई रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू 10,000 ओम है, अगर इसके पैरेलल में अगर आप एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं 1 ओम का, तो देखिए 10,000 ओम के पैरेलल में 1 ओम का जोड़ दोगे तो दोनों का जो नेट आएगा इन पॉइंट्स के बीच जो दोनों का नेट आएगा वो 1 ओम से भी क्या रहेगा, कम रहेगा। पैरेलल ऑर्डर में जितने रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो जो नेट रेजिस्टेंस, अगर आप मान लीजिए 100 रेजिस्टेंस लेकर के सबको पैरेलल में जोड़ दीजिए, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा उन 100 में जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उससे भी उसकी वैल्यू क्या होगी, लोवेस्ट होगी। तो एक तरीका हो सकता है सर कि मैं गैल्वेनोमीटर के, ये जो गैल्वेनोमीटर की जो कुंडली है, इसके बड़े से रेजिस्टेंस को मैं कम कर सकता हूं। कैसे? इसकी कॉइल के पैरेलल में, इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल के किसमें, पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दें, छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दें। इससे गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा। जितना छोटा लगाओगे तो रेजिस्टेंस यहां पर पैरेलल में, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा गैल्वेनोमीटर और इस छोटे से रेजिस्टेंस का, वो इस छोटे से रेजिस्टेंस से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस छोटे से रेजिस्टेंस को संट कहते हैं। और मैंने किया क्यों? क्योंकि मुझे अमीटर चाहिए था, और अमीटर जो है वो भी जीरो रेजिस्टेंस का, तो जीरो तो कर नहीं सकते, कम कर सकते हैं। तो तरीका क्या बनाए कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना चाहे। कैसे? गैल्वेनोमीटर में जो कुंडली थी उसके पैरेलल में, यानी गैल्वेनोमीटर के ही सीधे सीधे पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिए, और उस छोटे से रेजिस्टेंस को लगाने के बाद जो नेट रेजिस्टेंस आया गैल्वेनोमीटर का, वो उस छोटे से रेजिस्टेंस से भी कम हो गया। और हम तो यही चाहते ही थे कि जो अमीटर यूज करें, जो है क्या करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए, उसका खुद का रेजिस्टेंस जीरो ना सही नहीं कर सकते जीरो, तो कम से कम हो, तो कम से कम तो कर ले गए। इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस, जिसको संट कहते हैं, जोड़ देने से क्या हो जाता है बेटा, उसका रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है। और इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज कर लेते हैं। अमीटर की डिमांड क्या है कि रेजिस्टेंस कम हो। कैसे पूरा किया? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में छोटा सा संट लगा करके, छोटे से संट का मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस लगा करके, ठीक है। अब इस तरीके से लाभ क्या हुआ कि भैया जिस गैल्वेनोमीटर को हम यूज करेंगे उसका खुद का रेजिस्टेंस कम है, जिसको सर्किट में डालने पर सर्किट के रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी करंट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम वैल्यूएबल करंट को मेजर कर लेंगे जो हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, आइए दिखाते हैं कैसे। यानी हम एक चीज कह सकते हैं क्या कि एक अच्छा अमीटर हम कैसे बना सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में संट यानी छोटा सा रेजिस्टेंस लगा करके। फिगर दिखा रहा हूं आपको। देखिए करते क्या है कि मान लीजिए जिस सर्किट, ये सर्किट है मेरा, इसी में मुझे करंट को क्या करना है, मेजर करना है इसी सर्किट में। तो हम इसी सर्किट के सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर डाल देंगे। अमीटर का यूज नहीं कर रहा है, गैल्वेनोमीटर को ही हम बना देंगे अमीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत क्या है, ज्यादा है। तो इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस डाल देते हैं। इस छोटे से रेजिस्टेंस को संट बोलते हैं। ये हो गई कहानी। अब इसका एक लाभ क्या बना हम बताते हैं। इसका लाभ ये बना कि अब गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम है, और जो संट है ना, संट का मतलब क्या है, देयर इज ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑर्डर टू द क्या, गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस डालने पर, इसी को शंट बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो करंट आई था इसकी वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं आएगा। क्यों इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा? कोई खास चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर लगाया है उसका खुद का रेजिस्टेंस काफी कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, क्योंकि मैंने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट जोड़ दिया था। तो इस तरीके से इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस है पॉइंट ए और किसके बीच, बी के बीच, नेट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच बहुत कम है। इतना कम है नेट रेजिस्टेंस कि जो ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस आया, अगर इसको ना लगाते केवल गैल्वेनोमीटर लगा देते तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन शंट लगा करके जोड़ा तो ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बहुत कम आ गया। यानी जोड़ने के बाद भी ए बी के बीच गैल्वेनोमीटर को अब जोड़ने के बाद भी इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी करंट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होता क्या है भैया कि इस करंट का एक हिस्सा इसमें जाता है, उसको आई सफिक्स से दिखाते हैं जी से, और अधिकांश हिस्सा शंट से जाएगा, शंट से आई माइनस आई जी। आई का एक हिस्सा इधर चला गया, बाकी हिस्सा इधर आ गया। अधिकांश मात्रा इस करंट की शंट से जाएगी, क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस काफी कम है, और रेजिस्टेंस काफी कम तो करंट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा, यानी इस करंट का अधिकांश भाग शंट से जाएगा। शंट का एक लाभ ये भी है, शंट लगाने का एक लाभ और भी है। पूछिए वो लाभ क्या है? अगर आप शंट ना लगाते, सीधे गैल्वेनोमीटर डाल देते सीधे, तो पूरा का पूरा करंट किसमें से जाता? गैल्वेनोमीटर से जाता। और जब पूरा करंट गैल्वेनोमीटर से जाता तो आपको एक चीज बताऊं कि आप उतना ही करंट मेजर कर पाते जितने करंट के लिए एक डिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाए। जैसे गैल्वेनोमीटर है, ये है, हो सकता है कि 10 एम्पियर पर पूरा का डिफ्लेक्शन ले लेता है, एक डिफ्लेक्शन। 10 एम्पियर पर हो सकता है पूरा एक डिफ्लेक्शन ले लेता, पूरा एक डिफ्लेक्शन ले लेता है। कितने एम्पियर पर? 10 एम्पियर, पूरा तो पूरा एक चक्कर। अब आप इस गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई ज्यादा होगा तो फाई भी क्या होगा? ज्यादा। अब ये कुल 10 एम्पियर पर, 10 एम्पियर पर ही पूरा का राउंड लगा देते हैं, एक राउंड। तो अगर तुम इसमें 11 एम्पियर डालोगे तो क्या सुई फाड़ कर नीचे आ जाएगी? नहीं, यानी इनकी लिमिट तय हो गई। कई एम्पियर? 10 एम्पियर। और शंट लगाने पर क्या हुआ? शंट लगाने के बाद इस 10 एम्पियर का जो पूरा का पूरा पहले गैल्वेनोमीटर से जाता था, अब उस 10 एम्पियर का थोड़ा सा हिस्सा इससे गया और अधिकांश हिस्सा शंट से होकर गया। अधिकांश हिस्सा किससे होकर गया? शंट से, क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस कम है। सबको पता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन क्या? आर। आर जितना कम होगा आई उतना ज्यादा होगा। मैक्सिमम वैल्यू अब किससे जाएगी? शंट से जाएगी। तो पहले पूरा का पूरा 10 गैल्वेनोमीटर से जाता था। अब होगा क्या कि जब आपने शंट लगा दिया, गैल्वेनोमीटर के बाद जब आपने क्या लगा दिया? शंट लगा दिया, तो अब इस 10 का थोड़ा सा हिस्सा, मान लो 1 एम्पियर इससे गया, बाकी 9 एम्पियर इससे गया। किससे? शंट से। अधिकांश भाग शंट से गया। तो एक लाभ क्या मिला? लाभ ये मिला कि जहां पहले 10 एम्पियर पर ये पूरा घूम जाता था, पूरा एक डिफ्लेक्शन कंप्लीट कर देता था, एक साइड मतलब पूरा एक रोटेशन। अब वही हुआ क्या कि दिए तो 10 एम्पियर, लेकिन 9 तो शंट से जा रहा है। इससे कितना जा रहा है? केवल 1 एम्पियर जा रहा है। तो अब कितना डिफ्लेक्शन देगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 था पहले, तो पहले 10 एम्पियर पर पूरा घूम जाता था। अब तो बड़ा लाभ ये हो गया कि 9 तो किससे जा रहा है? शंट से। इससे केवल कितना जा रहा है? गैल्वेनोमीटर से केवल 1 एम्पियर जा रहा है, यानी केवल एक डिफ्लेक्शन देगा, मात्र एक डिफ्लेक्शन देगा। अब पूरा घूमेगा तब जब तुम भाई 10 भेजे थे तो 9 इसमें से गया, 1 इसमें से गया। अगर तुम 100 भेजते, 100, तब 10 इसमें से जाता, बाकी 90 कहां से जाता? नीचे से जाता। यानी पूरा डिफ्लेक्शन तब होगा जब तुम कई एम्पियर दोगे? 100 एम्पियर दोगे। यानी परास बढ़ गया। क्या लगा देने से? शंट लगा देने से। क्यों? क्योंकि शंट लगा देने से मैक्सिमम करंट कहां से जाता है? शंट से जाता है। मिनिमम करंट किसमें से जाता है? गैल्वेनोमीटर से जाता है। तो 10 पर अगर ये पूरा घूम जाता है, कौन? शंट, तो सॉरी 10 पर ये गैल्वेनोमीटर अगर पूरा घूम जाता है, तो मैंने किया क्या कि सर्किट का जो कई एम्पियर था? 10 एम्पियर। शंट लगाने के बाद 9 नीचे से गया, 1 इसमें से गया, तो 10 पर पूरा घूमेगा ना। तो हमने तो ऐसा प्रबंध कर दिया कि 10 इसमें जावे न करे, इसमें से 1 जाए, बाकी 9 नीचे से जाए। तो ये 1 गया, तो अगर पहले 10 पर पूरा घूम जाता था और अब इसमें केवल कई एम्पियर गया? 1 एम्पियर। तो अब गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो पहले का 1 बटा कितना होगा? 10 होगा। अगर पूरा डिफ्लेक्शन चाहते हो गैल्वेनोमीटर में, तो अब तुम करंट 10 मत दो, कितना दो? 100 एम्पियर दो। तो 100 एम्पियर दोगे तो 10 इसमें से जाएगा, 90 नीचे जाएगा, तब इसमें पूरा डिफ्लेक्शन होगा। यानी जो गैल्वेनोमीटर बिना शंट के केवल 10 एम्पियर नाप सकती थी, आज वही गैल्वेनोमीटर शंट लगाने के बाद कितना एम्पियर नाप पा रही है? 100 एम्पियर नाप पा रही है, क्योंकि अधिकांश भाग तो शंट से होकर जाएगा।
करंट का, और पूरे पैमाने का विक्षेप होगा ही नहीं तब, क्योंकि करंट ही पूरा नहीं जा रहा है उसमें, थोड़ा सा करंट जा रहा है तो थोड़ा सा विक्षेप होगा। तो अगर तुम चाहते हो पूरे पैमाने के विक्षेप तो और अधिक करंट की मात्रा बढ़ाओ। तो ये लाभ हो गया संट लगाने का, ठीक है ना, कि संट लगा देने से अधिकांश भाग करंट का संट से जाता है, कुछ ही भाग जाता है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर उतना ही विक्षेप दिखाता है जितना गैल्वेनोमीटर से क्या करता है, करंट जाता है, क्योंकि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट के अकॉर्डिंग ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन सर एक बड़ी दिक्कत हो गई मेरे पास। एक बड़ी दिक्कत क्या हो गई सर? मेरे पास एक बड़ी दिक्कत ये हो गई कि सर एक्चुअल में तो सर्किट में करंट कितना था, ध्यान दो ये वाला बात। सर एक्चुअल में तो ये गैल्वेनोमीटर और इसके साथ यहां पर लगाया गया क्या बेटा, संट। सर एक्चुअल में तो करंट हम कितना डाले थे, 10 डाले थे, और 9 इसमें से चला जा रहा है संट से, और गैल्वेनोमीटर से 1 जा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर तो हमको यही बताएगा कि कै एम्पियर गया, 1 एम्पियर गया, और जबकि हम भेज कितना चुके हैं, 10 भेज चुके हैं। तो तुम मूर्ख हो क्या, पढ़ा क्यों रहे हो आज फिजिक्स? इसीलिए पढ़ रहे हो, तुमको पता हो कि भैया इसमें से गैल्वेनोमीटर से कितना हिस्सा जाएगा, 1/10 हिस्सा जाएगा केवल। ये आपको पहले से पता होगा कि गैल्वेनोमीटर से करंट का 1/10 कितना जाएगा, 10। तो अगर गैल्वेनोमीटर से कितना दिखाया है, 1 दिखाया है, तो तुम यही समझो कि गैल्वेनोमीटर कुल करंट का, आप ये समझिए कि जो गैल्वेनोमीटर है वो कुल करंट का, कुल करंट मतलब किसका, आई का, कुल करंट का, गैल्वेनोमीटर कुल करंट का 1 कितना दिखा रहा है, 10। ये आपको पहले से पता हो। तो अगर आपको पहले से पता है, तो अगर गैल्वेनोमीटर ने कह दिया 1, तो आप समझेंगे कि भैया ये तो 1/10 दिखाता है, यानी है मूल करंट कितना सर्किट में, 10 है। अगर गैल्वेनोमीटर 2 दिखा रहा है तो यानी सर्किट में कितना है, 20 है। आपको बात पहले से पता होगी कि कितना दिखाएगा कौन, गैल्वेनोमीटर 1/10 दिखाएगा कि 1/20 दिखाएगा कि 1/5 दिखाएगा, कुल करंट का कितना भाग दिखाएगा। समझ सके इस चीज को बेटा? तो ये कहानी हो गई। मैं इस चीज तो गैल्वेनोमीटर को बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, गुरुजी भेजे 10 रहन और हमको दिखाया केवल का एम्पियर, 1 एम्पियर दिखाया, तो हमसे फॉल्ट हो गई। क्यों फॉल्ट हो गई भाई? आप पहले से नहीं जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ जब संट लगा देंगे तो करंट का अधिकांश भाग किससे जाएगा, संट से जाएगा, कमय भाग जाएगा, बहुत थोड़ा सा भाग जाएगा गैल्वेनोमीटर से। तो अगर हमको ये पता है कि 100 में से केवल 10 एम्पियर गैल्वेनोमीटर से जाता है, तो अगर गैल्वेनोमीटर ने 10 दिखाया तो हम जानेंगे कि सर्किट में 100 था, क्योंकि गैल्वेनोमीटर 1/10वां हिस्सा बताता है, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है। तो सर हम इस बात को कैसे जानेंगे कि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाएगा या कै गुना करंट जाएगा, कुल करंट का कितना भाग जाएगा गैल्वेनोमीटर से? तभी जब हमको ये पता होगा कि जितना पैसा सरकार भेजती है उसका 5% केवल जनता के हाथ में पहुंचता है, यानी सरकार ने अगर 100 भेजा तो जनता के पास 5 पहुंचा, बाकी 95 रास्ते में लोग खा लिए, नेता लोग। तो अगर आपको ये आंकड़ा पहले से है और आपकी जेब में 5 आया तो आप जान जाइए कि सरकार ने 100 भेजा था, क्योंकि मेरे पास 5% पहुंचता है। अगर आपके पास 10 आया तो जान जाइए कि सरकार ने कितना भेजा था बेटा, 200 रुपया भेजा था, केवल मेरे पास 5% आया। तो ये आंकड़ा आपको पहले से होना चाहिए। तो ये आंकड़ा हमको पहले से कैसे होगा, हम बता रहे हैं कि कैसे आपको ये आंकड़ा पहले से होगा कि कितना करंट जाता है किसमें, गैल्वेनोमीटर में। उसका तरीका होता है भाई, आपको दिखा रहे हैं इस चीज को कितना होता है। देखिए सर्किट में करंट आई है, इस आई का एक पार्ट आई जी इसमें जा रहा है, बाकी पार्ट नीचे संट से जा रहा है। तो आपको पता है ए और बी के बीच गैल्वेनोमीटर और संट पैरेलल में है। तो जो है ए बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो गैल्वेनोमीटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वही संट के बीच भी है। जो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के बीच है वही संट के बीच है, चूंकि पैरेलल ऑर्डर है। तो आपको पता है आई इंटू क्या होगा, जी। तो आई जी गैल्वेनोमीटर का करंट है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल जी। संट में करंट आई माइनस आई जी है और संट का रेजिस्टेंस एस मान लेते हैं। मुझे यही जानना है कि करंट का कितना हिस्सा, टोटल करंट का सर्किट में जितना नेट करंट है उसका कितना हिस्सा गैल्वेनोमीटर में जाता है। तो आई जी मल्टी एस इज इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। इसको इधर ले आओ, आई जी इंटू जी, इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई इंटू क्या बेटा, एस। आई जी कॉमन कर लो, एस प्लस जी आई इंटू एस। तो आई जी गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाएगा, एस अपान एस प्लस जी इंटू आई। आपने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट है वो कुल करंट का एस बटे एस प्लस जीथ पार्ट है। आपने देखा ना कि गैल्वेनोमीटर का करंट नेट करंट का एस बटे एस प्लस कितना पार्ट है, जीथ पार्ट है। समझ गए? यानी अब अगर हम आपसे एक चीज कहें तो क्या चीज कहते हैं, अगर हमें मान लें, समझ गए चीज को, कि कितना करंट गैल्वेनोमीटर में से अगर आपको निकालना है कितना करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर से, तो कुल करंट का एस बटे एस प्लस जीवा पार्ट, संट का रेजिस्टेंस अपान संट प्लस गैल्वेनोमीटर का, ये है कितना करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर से। अब मैं तुमको इसी वक्त एक बात समझा दूं, अगर मैं कह दूं कि इस गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट से इन गैल्वेनोमीटर, अगर मैं कह दूं गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट से टोटल डिफ्लेक्शन हो जाता है,
टोटल डिफ्लेक्शन, पूर्ण विक्षेप हो जाता है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है कितने करंट से, IG करंट से। तो आप क्या कहेंगे कि भैया कि सर्किट में कितने करंट से, I। गैल्वेनोमीटर में जब IG है तो सर्किट में कितना है, I। यानी कि गैल्वेनोमीटर में अगर IG करंट से होल डिफ्लेक्शन हो जाता है तो सर्किट में I करंट से कितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा, होल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? आप क्या चीज़ कहते हैं कि ये जो आप कहोगे क्या, इस तरीके से आप कहेंगे कि संट लगाने पर, क्या लगाने पर, एस लगाने पर, संट लगाने पर कितने परास का गैल्वेनोमीटर है, कैपिटल आई परास, स्मॉल आई परास का, इतने करंट को ये नाप सकता है, इतना संट लगाने पर। अब देखिए ये सही है कि मुझे ये पता लग गया है कि करंट का कितना भाग जाएगा। आप ऐसे देखो, आई जी अपान आई ले आओ, एस अपान एस प्लस क्या जी। मैं अगर आपसे एक चीज कहूं कि अगर आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है और संट का रेजिस्टेंस, सोच के देखिएगा, अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक, और अगर आपके संट का रेजिस्टेंस, सोचिएगा संट का रेजिस्टेंस कितना ओम है, 2 ओम है। हाँ? तो जरा सा दिमाग लगाइए कि जरा कितना करंट जाएगा। संट का है 2 और गैल्वेनोमीटर का कितना है 10, और 10 2 कितना 12, यानी 1 कितना जाएगा 6 जाएगा। यानी मैं देख पा रहा हूं कि जो IG है वो I का 1 कितना है 6 है। कब? जब संट का 2 ओम है और गैल्वेनोमीटर का 10 ओम है। यानी आप चाहें तो संट का रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को अपने मुताबिक लेकर के ये तय कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि कितना करंट मैं भेज सकता हूं, किसमें, IG में, ठीक है ना। यानी गैल्वेनोमीटर को आप किस परास का बनाना चाहते हैं, मतलब कितना करंट आप चाहते हैं गैल्वेनोमीटर में जाए, यानी आप कितना परास चाहते हैं गैल्वेनोमीटर का। जैसे एक चीज मैंने आपसे कहा ना कि अगर 10 एम्पियर पर पूरा घूम जाए, 10 एम्पियर पर पूरा घूम जाता है, ठीक है ना, तो आपने क्या किया, चतुराई लगा दी, संट लगा दिया, और नीचे से 9 गया, एक ऊपर से गया, तो जब 100 दोगे तब कहीं जाकर अब पूरा घूमेगा। समझो इसको। जैसे आपने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर पर पूरा डिफ्लेक्शन दे देती है। हाँ, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें करंट जब भेजता हूं तो एक ऐसा संट लगा देता हूं कि इसमें से केवल 1 एम्पियर जाए, बाकी 9 किसमें से जाए, संट से जाए। तो अगर संट ना लगाते तो पूरा 10 इसी में से जाता और ये टोटल डिफ्लेक्शन दे देता, उसके बाद तुम इसमें और करंट नहीं दे सकते थे। लेकिन संट लगाने से लाभ ये हुआ कि इसमें से केवल 1 गया, 9 नीचे से गया। हाँ, यानी जो IG अपान I है वो कितना है, वो है करंट की वैल्यू, IG की वैल्यू टोटल करंट की, 1 कितना है वो 10 है। 1/10 करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में से। तो सर इस बात को हम कैसे जानेंगे कि हम संट कैसा लगाएं, यही तो तुमको सोचना है कि तुम सुग्राहिता बनाने कितना, इसकी सुग्राहिता क्या है, इसकी सुग्राहिता ये है कि ये 1/10 भाग को जाने देता है करंट के अपने अंदर से। तो सर ये तो संट के कारण हो पाया ना, बिल्कुल संट के कारण हो पाया। तुम कितना करंट चाहते हो गैल्वेनोमीटर में, ये डिपेंड करेगा कि तुमने संट कितना लगाया। जैसे हम कहें कि हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से 1/12 करंट जाए, कुल करंट का 1/12 किसमें जाए, गैल्वेनोमीटर में से, तो आप ऐसे रख दो कि भैया मैं यही चाहता हूं कि IG अपान I 1/12। तो फिर इसका मतलब कि IG अपान I इज इक्वल टू क्या रखा तो था, S अपान S प्लस क्या बेटा जी। यानी यहां से अगर निकाला जाए, एक तरीके से तर्क लगाया जाए, भी देखिए हल्का सा दिमाग लगाएगा, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, I इंटू यस इज इक्वल टू IG इंटू यस प्लस IG इंटू क्या कैपिटल G। इन दोनों को एक साथ कर लो। अब इसको इधर ले आओ तो I माइनस IG गुणे क्या S बराबर IG गुणे कैपिटल क्या G। आपको यही तो चाहिए कि संट कितना लाइए, संट कैसा लगाऊं मैं, कैसा मैं क्या लगाऊं, संट लगाऊं। यहाँ निकालो S इज इक्वल टू चाहिए तो IG अपान I माइनस IG गुणे क्या G। तुमको कौन सा संट लगाना है ये डिपेंड करेगा कि तुम IG कितना चाहते हो, I माइनस IG कैपिटल G यहां से निकल जाएगा। अगर मैं तुमसे कहता हूं क्या कि मैं IG बटे I, यानी मैं कितना करंट चाहता हूं गैल्वेनोमीटर में, कुल करंट का 1 कितना 12, तो बस इसी में रख दिया मैंने, IG बटे I इज इक्वल टू यस अपान S प्लस G। इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, किसकी वैल्यू, IG अपान I की वैल्यू, 1/12 चाहते हो 1/12 यहाँ रख दो, और जैसे यहाँ 1 कितना रख दोगे 12, IG अपान I जैसे कितना रख दोगे 1 कितना 12 रख दोगे, तुरंत फट से तुमको ये मिल जाएगा कि आपको संट गैल्वेनोमीटर के कंपेरिजन में कितना चाहिए। ठीक है ना, रख के दिखा दो इस चीज़ को, है तो बहुत सिंपल भाई, बहुत सिंपल है ये चीज़। अगर मान लो इसको 1x कह दूँ, इसको 12x कह दूँ, और रख के दिखा देता हूँ। IG 1x I 1x मतलब कुल मिला करके
आई बराबर कितना है, आई बराबर 12x है, 12x, आई बराबर 12x माइनस का x, 1x गुड़े कैपिटल जी, तो 1x गुड़े 11x, 12x में से 1x गया और कैपिटल जी काट दो, यानी कि 1/11 कैपिटल जी। अगर तुम चाहते हो कि IG करंट, गैल्वेनोमीटर का करंट, कुल करंट का 1 कितना हो, 12 हो, अगर तुम चाहते हो तो फिर जो तुम शंट लगाओगे वो गैल्वेनोमीटर का 1 कितना 11, यानी गैल्वेनोमीटर अगर 11 ओम का है तो शंट का ओम का लगाओगे, 1 ओम का लगाओगे। ठीक है।